अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फैक्टोरियल अनोवा को। हम देखेंगे फैक्टोरियल अनोवा क्या होता है, इसमें कितने नंबर ऑफ आईवी और डीवी होते हैं, ठीक है। इसमें केवे अनोवा का क्या मतलब होता है, इसकी क्या टाइप्स हैं, 3, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज इसमें यूज़ होते हैं और वो किस तरह से यूज़ होते हैं, उनका क्या मतलब, उनके फर्दर उनके क्या सिम्बल्स और फार्मूलाज हैं और एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद इंटरेक्शन इफेक्ट जो है फैक्टोरियल अनोवा में, वो आप किस तरह से मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ग्राफ से जो है वो किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि मेन इफेक्ट है या इंटरेक्शन इफेक्ट है या नहीं है, ठीक हो गया। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टोरियल अनोवा का क्या मतलब है। अनोवा की वो वाली सिचुएशन जिसमें हमारे पास जो आईवी होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं, लेकिन डीवी जो हो वो हमेशा 1 हो, ठीक हो गया। हमने पढ़ा एक 1 वे अनोवा क्या होता है जिसमें एक आईवी और एक डीवी हो, लेकिन जब आईवी जो है वो एक से ज़्यादा हो जाए तो वो सिचुएशन हमारे पास क्या होती है, फैक्टोरियल अनोवा होता है, लेकिन डीवी जो है वो हमेशा एक ही रहता है, ठीक हो गया। अब एक आईवी है हमारे पास, जो आईवी एक जो मतलब मल्टीपल आईवी हैं, सॉरी, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कैटेगोरिकल होते हैं, ठीक है। और जो एक डीवी होता है हमारे पास वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। के वे फैक्टोरियल अनोवा का क्या मतलब है, के का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ कंडीशंस, ठीक है। जितनी ट्रीटमेंट कंडीशंस, जितने आप आईवी के लेवल्स अप्लाई करें उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो के वे का क्या मतलब है कि अनोवा हैविंग के नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब के की वैल्यू अगर 4 होगी तो इस तरह से लिखा जाएगा कि 4 वे फैक्टोरियल अनोवा। और 4 वे फैक्टोरियल अनोवा का क्या मतलब होगा कि 4 आईवी है और एक डीवी है, ठीक है। इसी तरह 3 वे लिखा होगा तो मतलब 3 जो के की वैल्यू है वो क्या है, 3 है, तो उसका मतलब है कि 3 आईवी है और एक डीवी है, ठीक है। इसी तरह अगर लिखा हो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का क्या मतलब है कि ये जो फर्स्ट 2 है ये पहले आईवी के लिए है और ये जो सेकंड 3 जो लिखा हुआ है ये दूसरे आईवी के लिए। मतलब 2 इंटू 3 है, 2 डिजिट्स है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ आईवी क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और इसके 2 और इसके 3 होने का ये मतलब है कि ये जो फर्स्ट आईवी था आपके पास उसके जो लेवल्स थे वो 2 थे, ठीक है। और जो सेकंड आईवी था उसके लेवल्स जो थे वो कितने थे, 3 थे, ठीक है। सपोज हमारे पास जो है वो एक आईवी जो है वो जेंडर है, ठीक है। और उसके आगे फर्दर लेवल्स क्या है, मेल और फीमेल, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ कर दिया 2, ठीक है। आईवी एक है, आगे लेवल्स 2 हैं। और इसी तरह से हमने क्या किया, उन पर थेरेपी अप्लाई की, हमने 3 थेरेपीज अप्लाई की हैं, ठीक है। सपोज एक गेस्टाल्ट है, एक और सीबीटी है और साइकोएनालिसिस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अब दूसरा आईवी क्या था, थेरेपी, तो हमने वो 3 थेरेपीज अप्लाई की। तो इस तरह से हमारे पास 2 इंटू 3 बना कि मतलब 2 आईवी हैं, एक जेंडर है एक थेरेपी है, लेकिन उन दोनों के इसके 2 लेवल्स हैं जेंडर के और इसके जो है वो थेरेपी वाले के 3 लेवल्स हैं, तो इसलिए हमने इसको लिखा 2 इंटू 3, ठीक हो गया। और इसमें अब नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी होंगी, 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास है क्या है, 2 वे अनोवा, क्योंकि आईवी जो है वो इसमें वो क्या है, 2 ही हैं। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा हो 2 इंटू 3 इंटू 2, इसी तरह से वही बात, अब यहाँ पर 3 डिजिट्स लिखे हैं तो मतलब ये क्या है, 3 वे अनोवा, 3 आईवी है। पहले आईवी की 2 लेवल्स हैं, दूसरे आईवी के 3 लेवल्स हैं और थर्ड आईवी के 2 लेवल्स हैं, ठीक है। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 और इंटू 2 तो हमारे पास आता है 18, ठीक है। तो टोटल क्या हुआ कि के की क्या वैल्यू, के मतलब नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी आ रही हैं, 18 आ रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखें तो फैक्टोरियल एनोवा की 3 टाइप्स होती हैं। फैक्टोरियल एनोवा इंडिपेंडेंट सैंपल और बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल एनोवा, मतलब जिसमें हम सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं, हर ग्रुप जो है उसमें मतलब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते कंडीशंस में, ठीक है। हर ग्रुप में जो है वो यूनिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसके बाद जो फैक्टोरियल एनोवा रिपीटेड मेजर है या फिर हम इसको विद इन सब्जेक्ट भी कहते हैं, उसमें एक ही सेम पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो हर ग्रुप में रिपीट हो रहे होते हैं और हर सब उन्हीं पार्टिसिपेंट्स पे सारी कंडीशंस बारी बारी अप्लाई हो रही होती हैं, रिपीट हो रहे होते हैं पार्टिसिपेंट्स हर कंडीशन में, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप होती है मिक्स्ड फैक्टोरियल एनोवा। इसमें जो है वो आईवी जो भी होंगे उनमें से कुछ जो होंगे वो रिपीटेड मेजर वाले होंगे, ठीक है, और कुछ जो होंगे वो इंडिपेंडेंट वाले होंगे, मतलब इन दोनों का मिक्सचर होगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, मिक्स्ड फैक्टोरियल अनोवा, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरह से इससे रिलेटेड आ सकता है और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है। हमारे पास सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने 2 आईवी दिए हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा भी दे सकते हैं। सपोज हम करें कि 2 आईवी दिए हुए हैं, एक है फैक्टर ए और एक है फैक्टर बी, ठीक है। फैक्टर मतलब आईवी है, ठीक है। हमने क्या करना है, रोल फाइंड आउट करना है फैक्टर ए का और फैक्टर बी का, कंबाइंड रोल फाइंड आउट करना है ए और बी का। मतलब हमने एक तो फैक्टर ए और फैक्टर बी का मेन इफेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, और दूसरा हमने इन दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन ऑफ 2 वे, अभी हमारे पास ये क्या है, 2 वे है, ठीक है। 2 वे किस तरह से, क्योंकि इसमें 2 आईवीज हैं,
ठीक है। और ये बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल अनोवा है, मतलब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वो बता रहे हैं, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं फैक्टर ए में और फैक्टर बी में। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास जो होता है SST, मतलब हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टोटल, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जी हमारे पास क्या होता है, ग्रैंड टोटल। तो आपकी जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं आपने उनका स्क्वायर लेना होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। सॉरी, सिग्मा एक्स जो होता है उसका यहाँ पर स्क्वायर करते हैं और यहाँ हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है डिवाइडेड बाय एन। तो डी एफ हमारे पास क्या होता है n-1। एन क्या होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी। तो हमारे पास वो n होता है, उसका -1 करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम DF आ जाता है। ठीक हो गया, ये SST का फॉर्मूला होता है। अब ये जो SST है हमारे पास ये टोटल है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, SS बिटवीन ग्रुप और SS विद इन ग्रुप, ठीक है। बिटवीन ग्रुप को आप SSBG से डिनोट करते हैं और SS विद इन ग्रुप को आप SSWG से डिनोट करते हैं। अब इस यहाँ से आपको ये भी नज़र आ रहा है कि SST इन दोनों का इक्वल है, ठीक है, मतलब इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप SSBG और SSWG को आपस में प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो क्या हो, SST के बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो तो फिर उससे भी हमें पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। मतलब सेल्फ चेक के लिए हमारे पास जो एंड क्वेश्चन हम स्टेप्स लेते हैं कि हमें पता चले कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक है, उसमें है कि मतलब SST जब इन दोनों के इक्वल है तो जो भी इसका आंसर आएगा, सपोज इसका आंसर है 3 और इसका आंसर है 2, ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आ रहा है 5। तो अगर इसका भी आंसर 5 आया हुआ तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन अभी तक ठीक सॉल्व किया, ठीक है। और एक और बात हमारे पास, अब ये जो SS बिटवीन ग्रुप होता है ये फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये इनके फार्मूलाज हैं, ठीक है। इसमें क्या है, SS विद इन ग्रुप में क्या है, सारे SS को आपने प्लस कर देना और DF इसमें क्या होता है n-k, मतलब नंबर ऑफ जितनी ऑब्जर्वेशंस है उसमें से आप कंडीशंस नंबर जितना है उसको माइनस कर दें, ठीक है। सपोज 3 कंडीशंस आप अप्लाई करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है तो 10 - 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका DF क्या है, k-1। k का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ कंडीशंस। तो 3, अगर फॉर एग्जांपल 3 कंडीशंस हैं तो 3 - 1 हो जाएगा। अच्छा जी, फर्दर हमारे पास ये जो SS बिटवीन ग्रुप होता है ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो क्या है, SSA, SSB और SSA/B। वो किस तरह से कि हमारे पास 2 फैक्टर्स थे ना, अगर ज़्यादा फैक्टर्स होते तो ये ज़्यादा पार्ट्स में चला जाना था, ठीक है। सपोज अगर 3 फैक्टर्स होते तो ये होना था SSA, SSB और SSC, ठीक है। और उसके बाद SSA/B, SSA/C एंड SSB/C, इतने पार्ट्स बन जाने थे, ठीक है। मतलब जितने वो होता जाएगा डिवाइड आपने करता जाना, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं तो 2 का क्या मतलब है, ये SSA किस चीज़ को आगे जाकर बताएगा कि फैक्टर A जो है उसका क्या मेन अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। मेन इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी जो फैक्टर है, कोई भी जो IV है जो खुद मतलब DV के ऊपर अपना जो अफेक्ट डाल रहा है वो हमारे पास होता है मेन इफेक्ट, ठीक है। अब फैक्टर A ने किस तरह से आपके मतलब उसको, फॉर एग्जांपल हमारे पास फैक्टर A जो है वो क्या है, डिप्रेशन है, ठीक हो गया सपोज। और फैक्टर B हम सॉरी फैक्टर A हम वो हमारे पास जो DV होगा, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिप्रेशन है। तो फैक्टर A हमारे पास क्या है, चले जेंडर है, ठीक है, मेल और फीमेल। और फैक्टर B हमारे पास है सपोज थेरेपी, कि आप कौन सी थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं। अब फैक्टर A जो जेंडर है वो किस तरह से डिप्रेशन पर अफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ हमारे पास होगी कि मेन इफेक्ट क्या है फैक्टर A का, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या था, थेरेपी, ठीक है। तो जब थेरेपी जो है वो किस तरह से डिप्रेशन के स्कोर को अफेक्ट कर रही है, ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी, मेन इफेक्ट ऑफ दिस IV, ठीक हो गया। और अब मिल के जेंडर और ये हमारे पास जो थेरेपी है ये दोनों मिल के किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर कोई थेरेपी है वो अपना इफेक्ट दे रही है, लेकिन अगर उसमें जेंडर देखें डिफरेंट कि मतलब मेल पर किस तरह से अफेक्ट कर रही है और फीमेल पर किस तरह से अफेक्ट कर रही है डिप्रेशन के स्कोर को, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्शन इफेक्ट। कि अब ये दोनों A और B मिलकर किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं आपके DV को, डिप्रेशन को, ठीक है। तो वो हमारे पास होगा SSA/B, कि मतलब उनका कंबाइन इफेक्ट, उनका इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक हो गया। SS बिटवीन ग्रुप आगे इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इससे ये ऑब्वियस है कि अगर आप इन तीनों को सम करें, प्लस करें, उसका आंसर जो है वो SS बिटवीन ग्रुप वाले के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। मतलब अब इससे भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, SSA का जो आंसर आया और SSB और SSA/B इन तीनों का जो आंसर आया है उसको आप प्लस करें तो आपका SS बिटवीन ग्रुप के इक्वल आंसर आया, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन अभी तक ठीक सॉल्व किया है, ठीक हो गया। उसके बाद सपोज इसका आंसर हमारे पास है 1 है और इसका 2 है और इसका 3 है, ठीक है। सपोज तो 1 + 2 + 3 कितना हमारे पास होगा 6। तो इसका भी आंसर अगर 6 आया हुआ है तो मतलब आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया हुआ है,
ठीक हो गया। अब ये जो फर्दर हमारे पास एस एस ए, एस एस बी और एस एस ए इंटू बी हैं, इनके क्या फार्मूलाज होते हैं। तो एस एस ए का हमारे पास क्या फार्मूला होगा, मतलब आपका जो फैक्टर है, सपोज हमारे पास अब ये हमने एग्जांपल ली कि हमारा जो है ए जो फैक्टर था वो हमने रख दिया थेरेपी, ठीक है। थेरेपी हमने 3 अप्लाई की हैं, साइकोएनालिसिस, सीबीटी और गेस्टाल्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये फैक्टर ए के आगे हमारे पास 3 लेवल्स है, तो हमने यहाँ पर पहले आईवी के लिए क्या लिख दिया 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर बी है उसके आगे 2 लेवल्स हैं, जेंडर है फैक्टर बी, तो हमारे पास उसके आगे 2 लेवल्स हैं, मैन और वुमेन। तो ये 2 लेवल्स हैं, तो उसके लिए हमने लिख दिया 2, 3 इंटू 2, तो ये पहला आईवी और ये दूसरा आईवी, ठीक हो गया। अब ये जो क्या है थेरेपी और ये क्या है जेंडर, तो हम इसको कहेंगे कि 3 इंटू 2 डिज़ाइन है, तो 3 इंटू 2 का हम करें 3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आंसर आता है 6, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी होंगी 6 होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा कि जो मेन है उसमें जो साइको एनालिसिस अप्लाई करने से डिप्रेशन का स्कोर क्या आता है वो इसमें आ जाएगा इस सेल में। वुमेन जो है उन पे साइको एनालिसिस अप्लाई करने से डिप्रेशन का स्कोर क्या आता है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। सीबीटी से मेन में क्या स्कोर आता है डिप्रेशन का वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह गेस्टाल्ट से मेन में क्या स्कोर आता है, फिर वुमेन में सीबीटी से क्या स्कोर आता है और गेस्टाल्ट से वुमेन में क्या स्कोर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से सेल्स में स्कोर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब आप देखें तो हमारे पास जो फैक्टर ए है, ठीक है, आपको पता है कि इस तरह से जो वैल्यूज़ होती हैं ये जो हमारे पास होता है इसको हम क्या कहते हैं रो, ठीक है। और जो इस तरह से हॉरिजेंटल वे में हमारे पास चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो अब फैक्टर बी जो है वो किस सिचुएशन में हमारे पास कॉलम में, ठीक है, मैन और वुमेन, तो इसलिए हमारे पास फैक्टर बी के लिए हम क्या डिनोट करें कॉलम, ठीक है। और जो फैक्टर ए है वो हमारे पास क्या है रोज में, मतलब ये साइको एनालिसिस की रो है, ये सीबीटी की रो है और ये हमारे पास गेस्टाल्ट की रो है। तो फैक्टर ए जो है वो किस सिचुएशन में आ रहा है रोज में आ रहा है, ठीक है। तो अब जब एस एस ए और एस एस बी हमने फाइंड आउट करना है तो हम पहले देखेंगे कि ये जो हमारा एस एस है ये रो में है कॉलम में है किस में है, ठीक है। तो एस एस ए हमें पता चल चुका है कि किस में है रो में, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, हमारा एस एस का क्या फार्मूला था सिग्मा टी स्केयर माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस जी स्केयर ओवर एन, ठीक है। अब ये सिग्मा टी स्केयर क्या था कि जितने भी टी हैं आपके, मतलब टी का क्या मतलब है यहाँ पर एक्चुअली सिग्मा एक्स है, ठीक है। तो जितने भी आपके सिग्मा एक्स हैं टोटल, आप उन सब को यहाँ पर क्या करते हैं उनका स्केयर ले लेते हैं सिग्मा एक्स का, ठीक है। और ये जी जो होता है ये सारे सिग्मा एक्स का सम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एस एस ए की बात करें तो अब ये सारे टी नहीं आएंगे यहाँ पर, सिर्फ आर वाले टी आएंगे, ठीक है, रो वाले। ये आर जो है किसको डिनोट कर रहा है रो को, और ये सी किसको डिनोट कर रहा है कॉलम को। तो यहाँ पर आपने सिर्फ सिग्मा टी आर स्केयर लेना है, मतलब जो रोज हैं इनका क्या सम आ रहा है। सपोज यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 = 3, मतलब इस रो का सम हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 3 का स्केयर, सिर्फ आपने ये जो सॉरी मतलब ये एक 3 है ना, फिर इसका भी और इसका भी, मतलब इन तीनों का बारी बारी जो भी सम आया आपने यहाँ पर उनको प्लस कर देना, ठीक है। इस तरफ वाली वैल्यूज़ पे नहीं जाना कि जो इनके सम करके आएगी, सिर्फ इधर वाली वैल्यूज़ पर रहना है। तो हमारे पास होता है सिग्मा टी आर स्केयर, ठीक है। और फिर जी आप क्या करेंगे, ये जो 3 टी आए हुए हैं जो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं सिग्मा टी, ठीक है, आपने उनको प्लस कर देना आपस में, तो वो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा, फिर आपने उसका स्केयर ले लेना है, ठीक है। और ये एन क्या है कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ है, तो हमें पता है यहाँ पर कितनी रोज़ है 1 2 एंड 3, तो एन आर की क्या वैल्यू होगी 3, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जो हमारे पास डी एफ होगा वो क्या होगा r-1, तो r क्या है नंबर ऑफ रोज़, टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 1 2 3, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 3 - 1, तो ये डी एफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। और एस एस बी हमारे पास क्या है कॉलम्स में है, आपको पता है हमारे पास फैक्टर बी जो है वो क्या है जेंडर है और वो कॉलम्स की फॉर्म में है यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा टी स्केयर, अब यहाँ पर मैन के सारे यहाँ ये वाले जो स्कोर्स हैं इनको प्लस करके जो आंसर आएगा, और इस यहाँ पर वुमेन के जो स्कोर्स हैं इन दोनों को प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा ये वाली वैल्यू और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को हमने यहाँ पर स्केयर कर देना, ठीक है। और फिर इन दोनों को प्लस करके हम ग्रैंड टोटल की वैल्यू लिख देंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स एन सी जो है वो कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ रोज कितनी थी 3, तो इसलिए हमने एन आर की वैल्यू होगी 3, और लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2, तो हमारे एन सी की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। और डी एफ बी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डी एफ बी जो है वो कॉलम में है तो ये सी -1 हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स -1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो 2 - 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या था कि हमने एस एस ए इंटू बी जो है इसको भी करना है फाइंड आउट, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इंटरेक्शन इफेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हमने देखा था अभी फार्मूला कि अब एस एस ए और एस एस बी और एस एस ए इंटू बी इन तीनों को प्लस करें तो एस एस बी जी के इक्वल आता है, ठीक
ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें हमने क्या किया, हमने SSA भी फाइंड आउट कर लिया, SSB भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ऊपर वाले फार्मूलाज के ज़रिए, और SSBG भी हमने कर लिया, उसका भी हमारे पास ये वाला फार्मूला था, ठीक है, ये वाला, इसके ज़रिए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या चीज़ रहेगी, SSA इंटू बी, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं SSA इंटू बी। यहाँ पर आप देखें कि SSA क्या है, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा, उस तरफ इक्वल के उस साइड पे जाएगा, ऑपोजिट साइड पे, तो जाकर क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह SSB जो है वो भी यहाँ पर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इधर SSA इंटू बी जो है वो सेपरेट रह जाएगा और ये सारी चीज़ें उधर जाके माइनस हो जाएंगी और ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई कि SSA इंटू बी जो है वो किसके इक्वल है, कि आप टोटल SSB इंटू जी जो है उसमें से SSA और SSB को माइनस कर दें तो हमारे पास SSA इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब तीनों का सम जो है वो इसके इक्वल है तो अगर एक को फाइंड आउट करना है तो इस बड़े में से जो है इन तीनों को दोनों को माइनस करें तो आप आराम से एक का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास SSA इंटू बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, जो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसके ज़रिए हम SSA इंटू बी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। इसमें DFA इंटू बी का क्या मतलब, वही बात है कि DFBG जो है बड़ा वाला जो DF है उसमें से आप DFA और DFB को जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास DFA इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये SS की जगह DF लगा दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये थे टोटल फार्मूलाज जो हमने इसमें यूज़ करने हैं। नहीं, फर्दर हमारे पास जो हमने मेन चीज़ फाइंड आउट करनी है वो एक्चुअली क्या है, F है, ठीक है। ये हमारे पास F टेस्ट होते हैं ना, तो ये हमारे पास मेन चीज़ जो है वो क्या है, F है। तो F को फाइंड आउट करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। F का क्या फार्मूला होता है, MS और MS बिटवीन ग्रुप ओवर MS विद इन ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास F का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर जितने फैक्टर्स हैं उस लिहाज से जो ऊपर वाला जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास MS बिटवीन ग्रुप जो है ये चेंज होता रहेगा, लेकिन MS विद इन ग्रुप जो है वो सेम रहेगा, ठीक हो गया। अब MS जो ऊपर वाला है हमारे पास बिटवीन ग्रुप, उसके वो भी हमारा चेंज होता रहेगा। और वो किस तरह से होना है कि FA का हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, MSA ओवर MS विद इन, ठीक है। और FB का हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, MSB ओवर MS विद इन। FA इंटू बी का बनेगा कि MSA इंटू बी डिवाइडेड बाई MS विद इन, ठीक हो गया। अब ये जो MSA है इसका फर्दर क्या फार्मूला होगा, SSA इंटू डिवाइडेड बाई DFA। MSB का होगा कि SSB इंटू डिवाइडेड बाई DFB और MSA इंटू बी का होगा SSA इंटू बी डिवाइडेड बाई DFA इंटू बी, ठीक है। जो यहाँ पर आपने सिंबल यूज़ किया इन दोनों में वही यूज़ हो जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर A है तो SS के साथ भी A लगा दें, DF के साथ भी A लगा दें, यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B लगा दें, यहाँ पर A इंटू बी है तो यहाँ पर भी A इंटू बी लगा दें। फार्मूला हमारा क्या है कि SS ओवर DF, ठीक हो गया। अब ये जो SSA है देखें तो मेन बात ये क्या है कि ये SSA और ये DFA ये एक्चुअली चेंज हो रहे हैं हर फैक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। A जो है वो रो के साथ डील कर रहा है, B जो है वो कॉलम के साथ डील कर रहा है, तो इस वजह से इनके आंसर्स जो है वो बदल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा जो है वो चेंज होगा। तो जब SSA और DFA चेंज होंगे तो ऑब्वियसली MSA चेंज हो जाएगा, और जब MSA चेंज होगा तो उससे क्या होगा, FA जो है वो F की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हम सारी B की वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ पर सारी A इंटू बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक हो गया, जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया। SSA इंटू बी हमने इस फार्मूला से देखा था, ठीक है। और DFA इंटू बी जो है इसी तरह DFBG माइनस DFA माइनस DFB, ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 हाइपोथेसिस बनेगी। एक क्या बनेगी कि फैक्टर A जो है वो अफेक्ट कर रहा है मेन इफेक्ट या नहीं, ठीक है। फैक्टर B जो है वो मेन इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। और तीसरी चीज़ होगी हमारे पास इंटरेक्शन अफेक्ट। तो ये टोटल फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें F की वैल्यू देखनी है, जिसके लिए हम ये सारे फार्मूलाज पुट करेंगे, SS DF तक जाएंगे और फिर हम उसके बाद F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी हाइपोथेसिस के बारे में हमें पता चल जाएगा। हम ग्राफ्स देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक हो गया। उसके अलावा एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि इंटरेक्शन इफेक्ट और मेन इफेक्ट आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर A और ये क्या है, फैक्टर B, ठीक है। तो फैक्टर A हमारे पास क्या है, जेंडर। फैक्टर हम किस चीज़ को वर्ड मतलब यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली IV के लिए, ठीक है। तो ये IV फर्स्ट और ये IV सेकेंड है, ठीक है। तो IV फर्स्ट के लिए हमारे पास जो है वो क्या है, जेंडर है। तो उसके आगे 2 लेवल्स हैं, मैन और वुमेन, ठीक है। और IVB क्या है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो हम इसको जो है मैन को डिनोट कर देंगे A1 से, ठीक है, क्योंकि ये A है ना। और वुमेन को हम A2 से डिनोट कर देंगे। इसी तरह से जो कंट्रोल ग्रुप है फैक्टर B हमारे पास क्या था, B, और उसके आगे 2 कंट्रोल ग्रुप है, 2 लेवल्स है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप हम डिनोट कर देंगे B1 से और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम डिनोट कर देंगे B2 से,
ठीक है। और ये सेल्स में हमारे पास इनकी वैल्यू होगी कि जो मेन है, जो हमारा डीवी है वो क्या है, डिप्रेशन है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेन जो है उसमें जो है डिप्रेशन का क्या स्कोर है, कंट्रोल ग्रुप में। वुमेन में डिप्रेशन का क्या स्कोर है, कंट्रोल ग्रुप में। मैन में डिप्रेशन का क्या स्कोर है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। और वुमेन में डिप्रेशन का क्या स्कोर है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ये इस तरह से हमारे पास चारों वैल्यूज़ हमें ये बता रही हैं। ठीक है, अब हमने सॉल्व क्या करना है, हमने काम क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये एक्चुअली क्या है हमारे पास, ये दो क्या है, रोज़ हैं। ठीक है, फैक्टर ए हमारे पास किस चीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, रोज़ में। तो ये दो हमारे पास क्या है, रोज़ है। तो हमने क्या करना है, पहले रो 1 का मीन फाइंड आउट करना है और फिर हमने क्या करना है, रो 2 का मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास जो रो 1 है उसमें क्या वैल्यूज़ हैं, 20 और 20। ठीक है, तो आपको पता है मीन का क्या हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो एक्स की जितनी वैल्यूज़ उनको प्लस करें और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे क्या है, 2, मतलब 20 + 20। हम सिर्फ फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। तो 20 + 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 किस तरह से कि एक 20 और दूसरा 20। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 होगी। तो हमने मीन इनका लिया तो हमारा आंसर आ गया 20। ठीक है, इसी तरह जो रो 2 है इसका हमारे पास क्या मीन आएगा, 10 + 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 10। ठीक है, ये हमारे पास मीन 1 आ गया 20, रो 1 का मीन आ गया क्या, 20, और रो 2 का मीन क्या आ गया, 10। ठीक हो गया। इसी तरह से कॉलम्स के लिए आपने मीन निकाल लेने। कॉलम फर्स्ट का क्या मीन आएगा, 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2, और कॉलम बी का क्या है, 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये इनका 2 किस लिए है, क्योंकि ये 20 और 10 दो वैल्यूज़ है ना, हम सिर्फ इसके साथ डील कर रहे हैं और इसमें सिर्फ इसके साथ डील कर रहे हैं। तो 2 और 2, 1 और 1 हमारे पास क्या होगी, 2। ठीक है, और ये भी एक और एक 2। तो हमारे पास 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 15, और इसका भी आंसर आ गया 15। ये हमारे पास मीन आ गया। ये हमारे पास कॉलम 1 का मीन है 15। ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम 2 का मीन है 15। ठीक है, ये हमने काम कर लिया कि हमने सारी रोज़ का और सारे कॉलम्स का मीन ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने इन मीन्स को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब माइनस करना है। अब ये 20 है और 10 है, इन दोनों को आपस में माइनस करें तो हमारा क्या आता है, 20 - 10, तो आंसर क्या आएगा, 10। ठीक है, अब ये जो कॉलम्स की मीन है इनको भी आपस में माइनस करें तो 15 - 15 = 0। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। अब ये आंसर्स, ये जो डिफ्रेंशिएट हमने किया है मीन को, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये 10 हमें ये बता रहा है कि जो फैक्टर ए है, ये हम फैक्टर ए के साथ डील कर रहे थे ना, तो ये 10 हमें ये बता रहा है कि फैक्टर ए जो है वो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है। ठीक है, उसका मेन इफेक्ट है, क्योंकि उसके मीन्स जो है उन दोनों में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, उनका आंसर डिफरेंट आ रहा है, मतलब उनमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ ना कुछ डिजिट्स आ रहे हैं आंसर में। तो इसका क्या मतलब है कि फैक्टर ए जो है वो अपना मेन इफेक्ट दे रहा है। मतलब जो जेंडर का रोल है, मैन और वुमेन, ये डिप्रेशन पर अफेक्ट कर रहा है कि मैन जो है इनमें डिप्रेशन का स्कोर और होगा और वुमेन में डिप्रेशन का स्कोर और होगा। ठीक है, फैक्टर ए का मेन इफेक्ट है। दूसरी बात ये, हमने 15 - 15 = 0 किया, तो इससे हमें ये पता चला कि कोई मतलब उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, मतलब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का डिप्रेशन के स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दोनों में सेम डिप्रेशन के स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि इन दोनों का मीन जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, तो मतलब फैक्टर बी जो है उसका कोई मेन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, फैक्टर बी का मेन इफेक्ट नहीं है क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। ठीक हो गया, ये हो गया कि मतलब अब जिसका हाई डिफरेंस होगा, जितना हाई डिफरेंस होगा उसका क्या मतलब है कि उतना मेन इफेक्ट ज़्यादा है, और जितना लो डिफरेंस होगा उसका मतलब है कि मेन इफेक्ट उतना कम है। ठीक है, और अगर कोई डिफरेंस नहीं है, जिस तरह ये आंसर 0 आया, तो मतलब कोई मेन इफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया, ये हमने इस तरह से हम मेन इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या है, इंटरेक्शन इफेक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे जो इंटरेक्शन को मॉडरेशन इफेक्ट भी कर लेंगे, मतलब मॉडरेटर जिस तरह से आपके आईवी के इफेक्ट को चेंज कर रहा होता है डीवी पे, उसी तरह से इंटरेक्शन इफेक्ट भी यही होता है कि आपके जो आईवी है उसका डीवी पे जो इफेक्ट हो रहा होता है वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है दोनों फैक्टर्स के इंटरेक्शन की वजह से। इंटरेक्शन इफेक्ट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि जब आईवी का जो इफेक्ट जो हो रहा है डीवी पे, अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है या चेंज हो रहा है किसकी वजह से, सेकंड आईवी के लेवल्स की वजह से, तो हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्शन इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब जो सीबीटी फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात करते हैं कि जो हमारे पास है थेरेपीज, सपोज ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो भी डिप्रेशन या जिसका भी स्कोर आ रहा है तो वो सब क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो सीबीटी का स्कोर है जो है पर्सन पे इम्प्लीमेंट जो है वो हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं कि सीबीटी जो है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है पर्सन पे। ये इस वजह से चेंज हो रहा है कि पर्सन जो है उसका जेंडर क्या है, वो मैन है या वुमेन है।
ठीक है। इसी तरह से जो है वो जो डिप्रेशन का स्कोर है वो मैन और वुमेन पे इसलिए इन्फ्लुएंस हो रहा है कि उन पे सीबीटी अप्लाई की जा रही है या साइको एनालिसिस अप्लाई की जा रही है। ठीक है, इस तरह से अब ये क्या है, दोनों आईवी एक दूसरे के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर हम खाली सीबीटी का इफेक्ट देखेंगे एक ह्यूमन बीइंग पे सीबीटी का क्या इफेक्ट होगा वो और मतलब उसका वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ मेन और वुमेन पे देखें कि मेन पे क्या होगा वुमेन पे क्या होगा, उससे जो है वो सीबीटी का स्कोर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस पर कुछ हो रहेगा, इस पर कुछ हो रहेगा। अगर इस तरह से होता है कि चेंज हो मैन और वुमेन होने की वजह से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्शन इफेक्ट होता है। मतलब एक आईवी के जो इफेक्ट है, अब सीबीटी क्या है, एक आईवी है ना, और मैन वुमेन क्या है, दूसरा आईवी है। तो इसमें क्या है कि एक आईवी का जो इफेक्ट है वो चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, दूसरे आईवी के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, जेंडर की वजह से सीबीटी का भी इफेक्ट चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्शन इफेक्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल्स। यहाँ पर आप देखें कि हम इंटरेक्शन इफेक्ट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई उसी तरह से जैसे ऊपर था कि मतलब ये हमारे पास रो में आप सपोज करने चले जेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है कि कंट्रोल ग्रुप है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई 10 और 30 और ये 20 और 40। अब आपने देखना है कि इनमें मेन इफेक्ट है या नहीं है और इंटरेक्शन इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चंस की फॉर्म में दिया जा सकता है, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें मेन इफेक्ट या इंटरेक्शन इफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें पता है, हमने पहले ऊपर डिस्कस किया कि मेन इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये रो 1 जो है इनका मीन ले लें, ठीक है, और ये रो 2 का मीन ले लें। ये क्या है, 10 और 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्यों, क्योंकि 1 और 2 दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये 20 आ गया। फिर ये 20 + 40 करें तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास रो 1 का मीन आ गया और ये हमारे पास रो 2 का मीन आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके हमारा जो क्या आंसर आएगा, 20 - 30 करें तो हमारा आंसर आएगा 10। ठीक है, अभी इस बात को इग्नोर कर देंगे, -10 + 9 मतलब आप 30 - 20 करेंगे तो +10 आ जाएगा, 20 - 30 करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं करता, मतलब इसका मैटर नहीं करता। ठीक है, तो 20 - 30 किया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10। ठीक हो गया। इसी तरह से आप रो, ये हमारे पास क्या थी, रोज के साथ हम डील कर रहे थे ना, अब हम कॉलम्स के साथ डील करते हैं कि 10 और 20 जो है इसका आपने क्या करना है, C1 हमारे पास जो मीन C1 आ जाएगा। ठीक है, पहले सी का जो पहले कॉलम का मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ गया। ठीक है, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 किया आपने तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15। ठीक है, इसी तरह 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया 35। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 का मीन आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, कॉलम 1 का मीन था। अब आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, 35 - 15 करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 20। ठीक है, अब ये 20 और ये 10 इस चीज़ को इंडिकेट करें कि इन दोनों का है अफेक्ट। ठीक है, हमने कहा था कि अगर अफेक्ट मतलब कोई डिजिट्स में आंसर आया, आंसर 0 ना हो, तो इसका क्या मतलब है कि अफेक्ट है, मेन अफेक्ट है। ठीक है, तो ये 10 बता रहा है कि फैक्टर ए का अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो जेंडर हमने यहाँ बात की थी कि जेंडर होगा, तो फैक्टर ये जो जेंडर है वो डिप्रेशन के सोर्स पे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी इस 10 से, और इस 20 से ये बात क्लियर होगी कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होना है, ये भी इस चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है डिप्रेशन के स्कोर को। लेकिन अब कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, ये हमें इस आंसर से पता चल रहा है। 20 जो है वो 10 से क्या है, बड़ा है, तो मतलब जो ये फैक्टर बी है इसका मेन इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फैक्टर ए। ठीक हो गया। सपोज यहाँ पर 30 होता है तो इसका मतलब होना था कि फैक्टर बी का जो है फैक्टर ए से कम इफेक्ट था, क्योंकि 30 जो है यहाँ से ज़्यादा होना था। लेकिन यहाँ पर अब 10 है तो मतलब फैक्टर ए का लो मेन इफेक्ट है और फैक्टर बी का हाई मेन इफेक्ट है। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास मेन इफेक्ट की बात होगी, मतलब ये बात तो यहाँ से क्लियर होगी कि दोनों फैक्टर्स का मेन इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात है हमारे पास इंटरेक्शन इफेक्ट। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है कि ये जो हमारे अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, सारी जो इनर वैल्यूज़ हैं, इनको आपने आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये रो 1 थी ना हमारे पास, ठीक है, तो आपने अब रो 1 को आपस में माइनस करना है। 30 - 10 करें, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 20। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रो 2 जो है, ये रो 2 है हमारे पास, इसको आपने माइनस करना है तो हमारे पास क्या होगा, 40 - 20, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20। ठीक हो गया। ये रो 1 का हमारे पास आ गया, डिफरेंशिएट हमने उसको कर दिया। पहले हम उनके मीन्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हमने जस्ट सिंपल उन्हीं की वैल्यूज़ को आपस में डिफरेंशिएट करना है। तो रो 1 का हमारे पास आंसर आ गया 20 और रो 2 का हमारे पास आंसर आ गया 20। ठीक है, इसी तरह से आपने कॉलम्स को भी, ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सेम ही आए कि यहाँ पे 20 है यहाँ पे 20, ये डाटा पे आप पे मैटर करता है, और भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, अब आपने कॉलम्स को आपस में डिफरेंशिएट करना है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है और ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 को आप माइनस करें 20 - 10 तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, कॉलम 2 को माइनस करें तो 40 - 30 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका 10 आ गया। कॉलम्स के मीन, हमारे कॉलम्स के डिफरेंशिएट हमने किया तो आंसर आ गया 10 और 10।
अब आपने इस 10 और 10 को कंपेयर करना है इस कॉलम के मीन के डिफरेंसेस के साथ, ठीक है। ये जो अंदर हमने ये 10 और ये जो 10 है, ये हमने किस तरह से फाइंड आउट करें कि जो वैल्यूज़ हैं इनर उनको आपस में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। और ये जो 10 है ये हमने किस तरह से फाइंड आउट किया कि जो वैल्यूज़ थे उनका जो आपने मीन लिया था उनको आपस में डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। अब आपने कंपेयर करना है इन तीनों को आपस में, ठीक है, कि जो इनर डिफरेंसेस आए हैं और जो ये आउटर मीन का डिफरेंस आया इनको कंपेयर करें। तो अगर ये तीनों वैल्यूज सेम हैं, ठीक है, तो वो हमें और बताएंगी बात। अगर ये तीनों जो है वो डिफरेंट है तो इससे और हमें डाटा मिलता है, ठीक है। अब ये 10 और ये 10 तीनों क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनर डिफरेंसेस जो है कॉलम के, पहले हम कॉलम की बात करते हैं, रो के, सॉरी हम रो की बात कर रहे हैं ना। तो इनर डिफरेंसेस हमारे पास क्या है, 10 और 10 है, ठीक है। आपने यहाँ देखा कि इनर डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, 10 और 10, और आउटर डिफरेंस हमारे पास क्या है, 10। तो जब इनर और आउटर डिफरेंसेस बिल्कुल सेम हो, उनमें कोई डिफरेंस ना आ रहा हो, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि कोई इंटरेक्शन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं है अगर सेम आ रहे हैं। लेकिन अगर डिफरेंट आ रहे हो तो मतलब उसका क्या है कि इंटरेक्शन इफेक्ट प्रेजेंट है। इसी तरह से हम कॉलम को अब करते हैं। कॉलम को आपको पता है हमारे पास जो है, इसको हम पहले थोड़ा, अच्छा जी, कॉलम को आपको पता है हमारे पास जो है, हमने जब कॉलम को डिफरेंशिएट करा तो पहले का आंसर आया था 20, दूसरे का भी आंसर आया था 20। मतलब इनर डिफरेंसेस कॉलम की क्या आए थे, 20 और 20, ठीक है। और आउटर डिफरेंस हमारे पास क्या आया था मीन का, वो भी क्या था, 20। ये भी क्या है, आपस में सारे सेम है, तो मतलब कोई इंटरेक्शन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, आपने हर एक चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। अगर आप मीन्स को डिफरेंशिएट करें आंसर आए तो मतलब मेन इफेक्ट है। अगर आप इन सबको आपस में डिफरेंशिएट करें, मतलब सपोज आप 20 - 20 कर लें तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इन दोनों को एक ही अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि हम इनर की सिर्फ बात करें, तो 20 - 20 0, मतलब कोई इंटरेक्शन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं। डिफरेंस आएगा तो मतलब कोई है इफेक्ट है, डिफरेंस नहीं है तो मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मेन यहाँ पर अब हमारे पास डिसीजन क्या निकला कि दोनों फैक्टर्स का मेन इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मीन्स जो है, इसके भी मीन्स और इसके भी मीन्स आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ठीक है। दोनों का मेन इफेक्ट है लेकिन दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये जेंडर था और ये कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। मतलब ये बात क्लियर हुई कि जो जेंडर है उसका भी इफेक्ट हो रहा है डिप्रेशन पे, जो कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाली बात है उसका भी इफेक्ट हो रहा है डिप्रेशन पे। लेकिन अगर आप मिला के बात करें कि जो पर्सन है अगर वो मेल है तो कंट्रोल ग्रुप में उसका कोई और स्कोर होगा या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और स्कोर होगा, ये बात जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। मतलब दोनों मिल के कोई इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जिसमें अब हमारे पास इंटरेक्शन इफेक्ट होगा, तो फिर क्या हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। सपोज हमारे पास अब ये फैक्टर्स हैं, अब यहाँ पे हमने ए लिख दिया, यहाँ पर हमने बी लिख दिया, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये हमारे पास फैक्टर ए जो है वो किस चीज़ से डील कर रहा है, कॉलम्स के साथ, और फैक्टर बी जो है वो किससे डील कर रहा है, रोज के साथ। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से हमने इन दोनों का मीन ले लिया, उनको डिफरेंशिएट किया, 15 - 15, तो आंसर क्या है, 0। मतलब क्या है कि कोई मेन इफेक्ट नहीं है, किसका नहीं है, फैक्टर बी का, क्योंकि फैक्टर बी जो है वो किससे डील कर रहा है, रोज के साथ, ठीक है। अब ये जो फैक्टर ए है इसको आपने कंपेयर किया इनके मीन्स को, इनका भी आंसर क्या आ गया, 0, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास रो है, रो का भी आंसर आ गया 0। मतलब ये 0 डिनोट कर रहा है कि फैक्टर बी का कोई मेन इफेक्ट नहीं है, और ये 0 डिनोट कर रहा है कि फैक्टर ए का भी कोई मेन इफेक्ट नहीं है, ठीक हो गया। फिर हमने इनके क्या किए, इनर डिफरेंसेस लिए, 10 - 20 किया तो 10 आ गया। अब ये 20 - 10 किया तो 10 आ गया। अब ये वाला 10 और ये वाला 10 और बाहर वाला जो हमारा मीन का डिफरेंस आया था वो क्या था, 0। इनको कंपेयर करने तो आप देखें कि आंसर डिफरेंट है, मतलब 10 और 0 इनमें क्या है, चेंज है, ठीक है। तो जब चेंज हो इनर और आउटर वैल्यूज़ तो उसका क्या मतलब होता है कि इंटरेक्शन इफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब फैक्टर ए जो है उसका मेन इफेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन इफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से हमने बी जो है उनके इनर डिफरेंसेस लिए, 20 - 10 किया, 20 - 10 किया तो ये आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, और ये भी क्या 10 आ गया, ठीक है। और बाहर 0 था तो मतलब ये डिफरेंट है, ये 10 है और ये 0 है, तो चेंज आ रहा है, तो मतलब इंटरेक्शन इफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक हो गया। कंक्लूजन क्या निकला कि कोई मेन इफेक्ट नहीं है, दोनों का मेन इफेक्ट नहीं है क्योंकि डिफरेंस 0 है, लेकिन इंटरेक्शन इफेक्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हम लाइन ग्राफ जो है उससे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटरेक्शन इफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, साइकोएनालिसिस और ये सीबीटी और मैन और वुमेन। फैक्टर ए हमारे पास क्या है, जेंडर, और फैक्टर बी हमारे पास क्या आ गई, थेरेपी आ गई, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। हमें पता है हमेशा हम जो है वाई एक्सिस उस पर क्या लेते हैं, डीवी लेते हैं, और एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, आईवी।
तो डीवी हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन के स्कोर्स हैं, ठीक है, और आईवी हमारे पास क्या है, ये 2 आईवीज हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डिप्रेशन का स्कोर्स आगे वाई एक्सिस पे, ठीक है, और वो 5, 10, 15, 20 की हमने लिख लिया, ठीक है। ये किस तरह से हमने लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो है मैक्सिमम क्या है 20 है, ठीक है, तो हमने इसलिए 20 तक लिखा, 25 तक लिख लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने इस तरफ जो है CBT और गेस्टाल्ट ले ली, ठीक है, और ये जो मैन और वुमेन वाला आईवी था इसको हम यहाँ लाइन से डिनोट कर देंगे। अब हम देखें कि जो मैन थे उनके हमारे पास जो है वो किसके ऊपर साइको एनालिसिस जो है उस पर क्या स्कोर आया है 20, ठीक है। तो ये हमारे पास साइको एनालिसिस वाला रीजन है और ये हमारे पास क्या है CBT वाला रीजन है, ठीक है। अब आपने देखना है कि साइको एनालिसिस पे मैन का क्या स्कोर आया है 20, तो ये हमारे पास 20 है, ठीक है, और ये साइको एनालिसिस है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक डॉट लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम लाइन ग्राफ में करते हैं। उसके बाद जो साइको एनालिसिस है मैन पे उसका क्या स्कोर आया 20 आया, फिर CBT पे मैन का क्या स्कोर आया 20 आया, 10 आया सॉरी, तो दूसरा डॉट हमने क्या करना है 10 पे लगा देना, ये हमारे पास 10 है, ठीक है, दूसरा डॉट हमने 10 पे लगा दिया। अब ये हमारे पास एक डॉट आ गया था और ये दूसरा डॉट आ गया था, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, एक लाइन से ज्वाइन कर देना, ठीक हो गया, ये हमने कर लिया, एक यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पर इनको हमने ज्वाइन कर लिया। दूसरी बात वुमेन पे, साइको एनालिसिस पे वुमेन का क्या स्कोर आया 15, ठीक है, तो वुमेन को हम क्या करें, यहाँ पर क्रॉस से डिनोट करें और मैन को हम डॉट से डिनोट करें। तो वुमेन क्रॉस का क्या मतलब, अब यहाँ 15 है तो 15 पे वुमेन साइको एनालिसिस, ये साइको एनालिसिस वाली लाइन थी, और 15 जो है यहाँ पर यही आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया कि वुमेन का जो है यहाँ पर साइको एनालिसिस पे ये स्कोर आ रहा है, ठीक है। और फिर वुमेन का CBT पे क्या स्कोर आ रहा है 20, तो दूसरा क्रॉस हमारा क्या कहाँ पर आएगा 20 पे आएगा, ठीक है, ये 20 आ गया। और फिर हमने क्या करना है, इन दोनों क्रॉस को आपस में ज्वाइन कर देना, हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें ताकि हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी मैन वाली लाइन है और कौन सी वुमेन वाली लाइन है, ठीक है। आप इसको मैन वाली को डॉट से भी कर सकते हैं और इसको भी आप जो है वो लाइन से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको दिल करे वैसे कर लें, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हो गया। अब ये जो मैन, ये डॉट क्या डिनोट कर रहा है कि मैन का साइको एनालिसिस पे क्या स्कोर है, और ये डॉट डिनोट कर रहा है कि मैन का CBT पे क्या स्कोर है, ठीक है। ये क्रॉस डिनोट कर रहा है कि वुमेन का साइको एनालिसिस पे क्या स्कोर है डिप्रेशन का, ठीक है, स्कोर किसका है डिप्रेशन का, और वुमेन का CBT पे क्या स्कोर है डिप्रेशन का, ठीक हो गया। ये हमने बना लिया ग्राफ। अब आप इस ग्राफ से हमें पता क्या चल रहा है, हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि हमें मीनिंग क्या दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें वैसे ही सिंपल देख के पता चल जाता है, अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हों ग्राफ में, आप देखें पैरेलल लाइंस किस तरह से होंगी, या इस तरह से होंगी या इस तरह से, यही लाइंस अगर हम इस तरह से आती हैं हमारे पास, ये मैन के स्कोर्स होते हैं, ये वुमेन के होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होनी थी पैरेलल लाइंस होती, या अगर दोनों लाइंस इस तरह से होती तो ये भी हमारे पास क्या होनी थी पैरेलल लाइंस होनी थी। अगर पैरेलल लाइंस आए तो इसका क्या मतलब है कि कोई इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और अगर नॉन पैरेलल लाइंस आए क्रॉस की फॉर्म में, जैसे कि ये आई हुई हैं हमारे पास दोनों, तो ये हमें ये डिनोट करती हैं कि इंटरेक्शन इफेक्ट जो है वो क्या है प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब मज़ीद जो है वो किसका ज़्यादा है किसका कम है इंटरेक्शन, और क्या मतलब मज़ीद हमें क्या मिलता है यहाँ पर, ये हम ग्राफ बनाते ही तब जब हमारा क्या होता है अनोवा का जो F का हमारा रिजल्ट आता है, इनमें जो हमने कंक्लूड किया होता है अगर वो सिग्निफिकेंट आए, हमारी H1 जो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो और जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो, फिर हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए, अदरवाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन क्या है ग्राफ की, कि हमने देखा था यहाँ पर जो है वो मैन का स्कोर आ रहा था, यहाँ पर वुमेन का स्कोर आ रहा था, तो इससे ही हमें पता चला कि जो मैन है उनका जो है डिप्रेशन का स्कोर ज़्यादा है जब आपने उन पर साइको एनालिसिस अप्लाई की, ठीक है। डिप्रेशन का स्कोर, ये साइको एनालिसिस और CBT क्या है कि मतलब जो थेरेपी आप अप्लाई कर रहे हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए, उस थेरेपी के अप्लाई करने के बाद अब डिप्रेशन का क्या स्कोर है, ठीक है। तो ये हमें ये बता रहा है कि साइको एनालिसिस वाली थेरेपी अप्लाई करके मैन का स्कोर 20 है और वुमेन का स्कोर 15 है, मतलब वुमेन पे डिप्रेशन ज़्यादा कम हो गया साइको एनालिसिस अप्लाई करने से, और मैन पे डिप्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। साइको एनालिसिस ने ज़्यादा अच्छा इफेक्ट किस पे किया है, वुमेन पे किया है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ से मिल रही है कि क्योंकि वुमेन पे डिप्रेशन ज़्यादा कम हो गया है साइको एनालिसिस से, तो मतलब साइको एनालिसिस ज़्यादा इफेक्टिव किसके लिए है, वुमेन के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम CBT देखें तो CBT पे डिप्रेशन जो है उसका स्कोर, जब आपने CBT अप्लाई किया है तो वुमेन पे डिप्रेशन का स्कोर क्या है 20 और मैन पे क्या है 10, मतलब CBT ने ज़्यादा अच्छा जो है डिप्रेशन को कम किया है किसमें, मैन में, ठीक है, और वुमेन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मैन। मतलब CBT क्या है मैन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो उसका डिप्रेशन ज़्यादा कम कर रही है, और साइको एनालिसिस जो है वो वुमेन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसका डिप्रेशन ज़्यादा कम कर रही है,
ठीक हो गया। तो ये हमें इंटरप्रिटेशन यहाँ से मिलती है कि किसके ऊपर कौन सा आईवी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इंटरेक्शन इफेक्ट तो है, मतलब दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, ये थेरेपी और जेंडर इफेक्ट हो रहे हैं। अब कौन सी थेरेपी किस जेंडर के लिए ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली ग्राफ से कि जो साइको एनालिसिस है वो वुमेन के लिए ज़्यादा अच्छी है, जो सीबीटी है वो मेन के लिए अच्छी है, ठीक है। और अपने आप रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए यहाँ से भी डाटा आप देखें तो देखें साइको एनालिसिस पर स्कोर जो है वो मेन का ज़्यादा है, वुमेन का कम है, मतलब साइको एनालिसिस वुमेन पे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और सीबीटी जो है उसका मेन पे कम है और वुमेन पे ज़्यादा है, मतलब जो सीबीटी है वो मेन के लिए ज़्यादा अच्छी है, वो डिप्रेशन को ज़्यादा कम करिए इन मैन, ठीक हो गया। यही हमें यहाँ पे ग्राफ से भी पता चल गया। ये हमने इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया ग्राफ के रिजल्ट को फ्रॉम डाटा, ठीक हो गया। ये हमारे पास था टोटल क्या मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टोरियल अनोवा में, और हम फार्मूलाज के जरिए भी किस तरह से सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द फैक्टोरियल अनोवा। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रेंकली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।